इस वीडियो में हम बात करने वाले पाकिस्तान की। पाकिस्तान को मिली है आईएमएफ से 11 न्यू कंडीशंस। अगर इन 11 न्यू कंडीशन 11 न्यू कंडीशंस को पाकिस्तान फुलफिल करता है तभी वह आगे आईएमएफ से लोन लेने में कामयाब हो पाएगा। इसके साथ ही आईएमएफ ने क्लियरली स्टेट किया है कि इंडिया के साथ जो टेंशन हुए थे, पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है उस पर रिस्क बढ़ गया था, वो रिस्क अब कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये बात हम कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जबकि आईएमएफ ने रिसेंटली एनुअल पाकिस्तान कंट्री रिव्यू यहां पे अपना पब्लिश किया है। पहले आईएमएफ ने कंडीशनली ऑलरेडी पाकिस्तान को $1 बिलियन का ट्रांच अप्रूव किया था, जिसमें ईएफएफ के अंदर पाकिस्तान को $1 बिलियन मिल सकते थे और आरएसएफ के अंदर पाकिस्तान को $200 मिलियन मिलने थे। अब क्या है आरएसएफ और ईएफएफ, इसको हम देखेंगे विस्तार से आगे आने वाले स्लाइड्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आईएमएफ ने कहा है कि 11 न्यू स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स इंपोज किए गए हैं पाकिस्तान के ऊपर। इनको फुलफिल करने के बाद ही आगे पाकिस्तान की एलिजिबिलिटी आईएमएफ से लोन लेने में दिखेगी। एट द सेम टाइम आईएमएफ का की ऑब्जर्वेशन अगर इस रिपोर्ट में देखें तो ऐसा है कि बिजनेस एंड रेपुटेशनल रिस्क जो है पाकिस्तान का वो रिड्यूस हो गया है। इंडिया पाकिस्तान का टेंशन को आईएमएफ ने क्लियरली स्टेट कहा कि मई के टाइम पे सबसे ज्यादा बढ़ गया था और उसके बाद से वो कहीं ना कहीं डिक्रीज रिड्यूस हुआ है। अब इसके कारण पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर खतरा थोड़ा टलता हुआ दिख रहा है। प्रोलॉन्ग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की संभावना करीब न के बराबर है। फिस्कल और एक्सटर्नल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में, उसके भी चांसेस लो हैं और पाकिस्तान आईएमएफ फंड्स का मिसयूज नहीं करेगा इस पे भी उनको भरोसा है। रीजन ये है कि जब वॉर की सिचुएशन होती है और कंट्री अगर आईएमएफ से फंड रिसीव कर रहा हो तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस फंड कैन बी यूज्ड फॉर द वॉर रिलेटेड एक्सपेंडिचर एज सच, नॉट फॉर द डिजायर्ड रीजंस। अगर हम आईएमएफ के लेंडिंग की रिव्यू करें तो अब तक $3.3 बिलियन का आईएमएफ से पाकिस्तान को सपोर्ट मिला है दो फैसिलिटीज के अंदर। पहला फैसिलिटी जिसको ईएफएफ यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बोलते हैं, दूसरा फैसिलिटी है जिसको आरएसएफ यानी रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड बोलते हैं, जो कि क्लाइमेट फोकस्ड फंड है। अगर हम ईएफएफ की बात करें तो ईएफएफ में यानी कि जैसा कि हमने बताया कि ईएफएफ स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, सो ईएफएफ उस कंट्री के लिए है जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पॉसिबिलिटी है कि मीडियम टर्म में वो बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से फेस करेंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सिंपली हम ये मान सकते हैं कि उनके पास इंपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व नहीं होगा। दूसरा, लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड चाहिए होगा उन कंट्री को ताकि वो लोन को रीपे कर सकें, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन दे कैन रीपे द लोन। सिमिलरली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी इन कंट्रीज में फोकस किया जाता है और लास्ट के 37 मंथ में इस तरह के 6 रिव्यूज आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए किए हैं। अगर हम बात करें आरएस फंड की तो ये एड्रेस करता है क्लाइमेट रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज का, क्योंकि पाकिस्तान रिसेंटली में एक डेवास्टेटिंग फ्लड को भी सफर किया है और ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। पाकिस्तान इसलिए एलिजिबल है क्योंकि फ्लड रिस्क और क्लाइमेट स्ट्रेस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई want to bring your attention to the fact that Legacy IAS Academy, we're going to soon commence batches. The regular weekday batches are going to start on 15th of December, 19th of January and 16th of March. The weekend batches are going to commence on 27th of December, 14th of February and 18th of April. Now in this batch, we ensure comprehensive coverage of GS paper, we ensure one-to-one mentorship and doubt solving sessions, we also encourage students to participate in interaction with educators, and as you know that UPSC requires integrated approach of preparation, we also have daily mains and writing practice as well as test series both for prelims as well as mains examination. Also, as we know that static and current affairs both play a critical role in selection of a student in UPSC examination, we also ensure 360-degree coverage of the current affairs. If you want to know more detail about this course program feature, you can give a call to the number being displayed here. You can also click the link in the description box of this particular video and you can download our Legacy IAS app. Now coming back to this entire this topic back, अगर आईएमएफ की बात करें तो उन्होंने 11 नई कंडीशंस पाकिस्तान के सामने रखी हैं जो कि स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं जो लार्जली 3 चीजों में डील करती हैं। फर्स्ट, इंप्रूव गवर्नेंस, सेकंड, ट्रांसपेरेंसी यानी करप्शन केस कम हो जाए, और थर्ड, टैक्सेशन एनर्जी सेक्टर्स में रिफॉर्म की, मोर स्पेसिफिकली प्राइवेटाइजेशन की वहां पे बात की गई है। 3 की कंडीशंस जो कि पाकिस्तान को हैं वो एंड दिसंबर तक ही फुलफिल करने होंगे। क्या है 3 कंडीशंस? पहली कंडीशन, एसेट डिक्लेरेशन, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जितने भी हाई लेवल फेडरल सिविल सर्वेंट हैं उनका पब्लिकली एसेट डिक्लेयर करना होगा, कितनी की उनकी एसेट है।
ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे ये सारा डेटा पब्लिश होना चाहिए और जून 2025 लीगल अमेंडमेंट के बाद ही इसको इंप्लीमेंट किया गया है। रीजन इसका सिंपल ये है कि पाकिस्तान इज नोन फॉर करप्शन एंड वीक गवर्नेंस एंड सच, और इसको भी आईएम ने क्लियरली स्टेट किया है अपनी रिपोर्ट में, जो कि जीसीडी गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक के अंदर आता है। इस रिपोर्ट में आयोग ने क्लियरली ये बताया है कि पाकिस्तान में करप्शन एक परसिस्टेंट फीचर रहा है, यानी ये कोई वन ऑफ सिचुएशन नहीं है। ये नो मैटर विच गवर्नमेंट इज इन पावर, कौन प्राइम मिनिस्टर है या नहीं है, पर करप्शन जो है वो परमानेंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का एक अभिन्न अंग रहा है। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग में जो है इन्फोर्समेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट की, एक पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की काफी वीक है, यानी बहुत सारी जो मनी फंड रिसीव करता है पाकिस्तान वो लॉन्ड्रिंग की जाती है और हो सकता है उससे टेरर फाइनेंसिंग की जाती हो। इसी रीजन से पहले FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को कई बार ग्रे लिस्ट में भी रखा है, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग का वहां पे क्लियरली रिस्क था। तीसरा, जुडिशरी इज परसीव्ड एज करप्ट एज वेल। किसी भी देश में जुडिशरी को माना जाता है कि वो पिनेकल ऑफ जस्टिस है, तो अगर जुडिशरी खुद ही करप्ट है तो ऑब्वियसली जस्टिस की वहां पे संभावनाएं कम हो जाती है। और एंटी करप्शन बॉडीज आर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड, यानी एंटी करप्शन बॉडीज डायरेक्टली मिलिट्री जनरल्स या पाकिस्तान के गवर्नमेंट और आला अधिकारी से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो जाती है और वो एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल बॉडी की तरह फंक्शन नहीं कर पाती है। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने कंडीशन रखा है। उन्होंने आईएम ने कहा है कि पाकिस्तान को मीडियम टर्म टैक्स रिफॉर्म स्ट्रेटजी, क्या वो रिफॉर्म करने वाले हैं, कैसे वो रिफॉर्म करने वाले हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान इन द नेक्स्ट 3 to 5 years शुड बी पब्लिश्ड। इट मस्ट इंक्लूड पॉलिसी एंड लीगल रोड मैप, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, रिसोर्स एलोकेशन। इसको एज वी हैव डिस्कस एंड दिसंबर तक ही करना होगा। थर्ड कंडीशन जो कि क्रिटिकल कंडीशन है वो रिफॉर्म्स इन द एनर्जी सेक्टर। अभी पाकिस्तान के अगर बात करें, दो मेजर पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, एक तो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज और दूसरी है सुक्कुर इलेक्ट्रिक कंपनीज। दोनों के बारे में आईएमएफ का ये कहना है कि इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना होगा, पार्टिसिपेशन करने की इसमें उनको डायरेक्टिव देना होगा। प्री कंडीशंस यही है कि बाय एंड दिसंबर तक इनके प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स पाकिस्तान को उठाने होंगे। इससे क्या फायदा होगा? ऑब्वियसली अगर इस तरह के हैवी सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कम हो जाती है, तो फिस्कल बर्डन जो पाकिस्तानी इकोनॉमी पे है वो कम होती दिखेगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आईएमएफ ये कंडीशन रखना चाहता है ताकि बाद में पाकिस्तान से उसे जो लोन है रीपेमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। अदर की कंडीशंस भी है, जैसे फिस्कल रिफॉर्म का रोड मैप मार्च तक पाकिस्तान को बताना होगा आईएमएफ कैसे रिफॉर्म करने वाला है आईएमएफ को, रिमिटेंस कॉस्ट असेसमेंट बाय मई तक उनको करना है, शुगर मार्केट लिबरलाइजेशन पॉलिसी जून तक इम्प्लीमेंट करनी है, फॉरेक्स इनफ्लो इनहांसमेंट मेजर्स उनको लेना होगा और क्लियर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और टाइमलाइंस भी उनको क्लियरली पब्लिश करनी होगी ताकि आईएमएफ को क्लियरली पता चल जाए कि कैसे रिफॉर्म्स पाकिस्तान की इकोनॉमी और गवर्नेंस होने वाली है। इंडिया इज कंसर्न, क्लियरली इंडिया ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है, ना कि सिर्फ इस समय बट इवन पहले आईएमएफ 8 के दौरान, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक का बैकड्रॉप था। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हमेशा से वहां पे सपोर्ट किया है और उसका एक मैनिफेस्टेशन पहलगाम में अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिला था। एज अ रिटेलिएशन इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उसी टाइम पे इंडिया ने एब्सटेन किया था आईएमएफ में वोटिंग करने से, क्योंकि उन्होंने इंडिया के उस समय फॉरेन सेक्रेटरी ने भी उस पर कंसर्न रेज किया था कि पाकिस्तान पहले तो बहुत ही उसका परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुअर रहा है एज फार एज द फंड इज कंसर्न, क्योंकि आईएमएफ से जो भी फंड आते हैं वो पाकिस्तान कई बार उसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करने में, इंडिया के सिक्योरिटी और इंटरेस्ट को थ्रेटन करने में यूज करता है, ना कि इकोनॉमिक अपहीवल या इकोनॉमिक रिफॉर्म में। एट द सेम टाइम आईएमएफ ने भी इसको क्लियरली कहा था और रिस्क असेसमेंट में इसने पाकिस्तान को फ्लैग भी किया था कि रेपुटेशनल रिस्क जो है वो आईएमएफ पे बढ़ जाएगी अगर पाकिस्तान को लेंडिंग उसे देना पड़ता है। दूसरा, एंटरप्राइज रिस्क, इंडिया पाकिस्तान टेंशंस है, यानी कि वॉर अगर ड्रैग होती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑब्वियसली सफर करने वाली है, क्योंकि उसमें रिफॉर्म्स वगैरह जो हैं जो आईएमएफ को चाहिए वो उसमें नहीं देखने को मिलेगा और इस वजह से भी आईएमएफ वाज clearly aware about the risk associated. Warned conflict could derail fiscal goal, external stability as well as reform momentum. ऐसा earlier risk assessment में भी IMF में बताया था। बट ऐसा माना जाता है कि यूएस के इंटरवेंशन के बाद फाइनली पाकिस्तान को जो है लोन IMF के द्वारा मिल गया था और इसी मामले में फर्दर हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। That's all for this particular video. If you like the video, please like button, share it with friends, and subscribe channel for more such content. Thank you very much.